नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ नाउ में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे विशिष्ट अतिथि जिन्होंने यूरोलॉजी के क्षेत्र में अपनी सेवा और समर्पण से कई लोगों को नई उम्मीद और बेहतर जिंदगी दी है। डॉक्टर राहुल एम शर्मा, जो एक अनुभवी यूरोलॉजिस्ट और प्रजनन स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे जानेंगे पुरुषों के यूरोलॉजिकल हेल्थ, सेक्सुअल वेलनेस और इनफर्टिलिटी जैसे विषयों पर, और उनसे जानेंगे पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ के उन तमाम पहलुओं को जिन पर अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि अक्सर महिलाओं के सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत बातें होती है, क्योंकि शायद से वे मातृत्व से जुड़ी हैं इसलिए। पर जब पुरुषों की बात आती है तो उनके सेक्सुअल हेल्थ को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? आपके हिसाब से क्या किन कारणों के चलते ऐसा होता होगा? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि वेदर मेल और फीमेल को इक्वलिटी आप दे रहे हैं कि नहीं। अगर आपको वो जवाब मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप इस सवाल का जवाब आराम से ले सकते हैं कि मेल का सेक्सुअल हेल्थ क्यों निगलेक्टेड किया है। ये ऐसा नहीं है कि मेल का सेक्सुअल हेल्थ निगलेक्ट किया गया है, बट क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके जो इंडियन सोसाइटी है, जो मेल ईगो है, वो दे ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन द फीमेल। जैसे अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है, तो मेल ईगो ऐसा सोचना चाहता है कि आई एम परफेक्टली फाइन, मुझ में कुछ कमी नहीं है। ऐसा नहीं है, उनका थिंकिंग इज लाइक दैट कि मुझ में कुछ कमी हो नहीं सकती। तो यही एक कारण है मेन, व्हाट मुझे लगता है। क्योंकि इफ यू सी इन वेस्टर्न वर्ल्ड और अदर कंट्रीज, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे इक्वली राइट्स है फॉर मेल एंड फीमेल, इक्वल इंपॉर्टेंस है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, एंड इक्वली ही ट्रीट किया जाता है मेल और फीमेल को। और जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो दोनों को इवैल्यूएट करते हैं। वहीं इफ यू सी द इंडियन सोसाइटी, अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे तो अगर कुछ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है या 2 साल 3 साल 4 साल कुछ बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो ना कि घर वाले बल्कि सब लोग, आसपास के नेबर्स, रिलेटिव, सब यही बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे लड़की में तो कुछ खराब है, लड़की में तो कुछ गड़बड़ है। बट विदाउट कुछ टेस्ट किए, विदाउट कुछ जांच किए, विदाउट ये पता लगाए कि खराबी है या नहीं है, या कुछ डिफेक्ट है या नहीं है, और है तो कहाँ है। सो ये ईगो और ये सोसाइटी का ही मेन इशू है कि मेल सेक्सुअल हेल्थ निगलेक्ट नहीं है, बट इट प्रिटेंडेड टू बी निगलेक्टेड। यानी कि ऐसा लगता है कि वो निगलेक्ट कर रहे हैं, बट जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। अक्सर ऐसा भी होता है कि पुरुष समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इसको मानते ही नहीं है, जैसे कि पुरुषों में कोई कमी हो सकती है, इस चीज को मानते ही नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि वो कमी नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझ में कमी हो ही नहीं सकती, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों को तो ऐसी समस्या होती है, तो वो तब किस विशेषज्ञ से जाके संपर्क कर सकते हैं? सबसे पहली बात जो है सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल टॉक के बारे में, इंडिया में ये एक निगलेक्टेड नहीं कहूंगा मैं, ये एक संकोच वाला विषय है। लोगों को शर्म आती है, हिचकते हैं वो। हाँ, लोग संकोच करते हैं, हिचकते हैं कि मैं कैसे बोलूं अपनी प्रॉब्लम, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो बताते भी हैं तो आसपास के लोग या आसपास के नेबर्स या दोस्त सब मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो नपुंसक है, अरे ये तो ये है, अरे इसको तो इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसको तो सेक्स करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो सब डर के मारे उन सब सोशल टैबू जो हम बोलते हैं कि एक निगलेक्टेड रूप से देखा जाएगा और उसको कास्ट आउट कर दिया जाएगा, वोट आउट कर दिया जाएगा, उसको लोग कुछ अलग समझेंगे कि नहीं ही वो हमारे में से नहीं है, वो एक दूसरा व्यक्ति है जो एक नपुंसक है। मतलब भले ये सेक्सुअल जो हेल्थ है और सेक्सुअल वेलबींग है, इसके रिलेटेड जो अवेयरनेस है दैट इज वेरी बहुत कम है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज सेक्सुअल हेल्थ, उसको कैसे मेंटेन रखना है और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सो वो एक ही चीज़ देखते हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट साइकेट्रिक पेशेंट, जब हम साइकेट्रिक पेशेंट के बारे में बात करते हैं तो लोगों को आज भी बहुत जगहों पे ये धारणा है कि साइकेट्रिक पेशेंट मतलब पागल पेशेंट, वो पेशेंट को शॉक की जरूरत है, उन पेशेंट को तो पागलों जैसा ट्रीट करना है। बट वो वैसा चीज नहीं है, इट इज वो पूरा अलग विषय है। तो वैसे ही लोगों को अवेयरनेस लाने में, लोगों को जांचने में, लोगों को ये बताने में कि सेक्सुअल वेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल वेलबींग एक अलग टॉपिक है, और उसके लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, वो लोगों तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब तक वो अवेयर नहीं होंगे
कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नपुंसक हो गया या कुछ अलग बीमारी हो गई तो उसका कुछ इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोगों की धारणा है जो चेंज करने के लिए वी आर हियर। अच्छा, ये पुरुषों में लिंग उत्तेजना की जो समस्या है, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, ये क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कोई भी चीज को जानने के पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो होता क्या है ना। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि अच्छा आलू कौन सा है और बुरा आलू कौन सा है, अच्छी गोभी कौन सी है, बुरी गोभी कौन सी है, तो आप कुछ भी ले लेंगे। तो वैसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पहले इरेक्टाइल फंक्शन क्या होता है वो जानना जरूरी है। इरेक्टाइल फंक्शन यानी कि जैसे हमारा जो पेनिस होता है, जो हमारा लिंग होता है, वो इरेक्ट कैसे होता है। जैसे सिग्नल्स हैं, जब भी कोई मेल कोई फीमेल के पास जाता है या कुछ फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स कैसे भी हो सकती है, इट्स अ स्टिमुलेशन। जैसे आपका मोबाइल है, आपने मोबाइल हाथ में लिया, बटन दबाए, लॉक स्क्रीन पे सेंसर्स है, स्क्रीन दबेगी, आप बटन दबा सकते हो, वो सेंसर जैसा काम कर रहा है। तो वैसे ही हमारा बॉडी पूरा सेंसर जैसा समझ लीजिए। तो जब भी वो सेंसर एक्टिवेट होता है बाय एनी मीन्स, या वो किसी थॉट से हो सकता है, या वो कोई पॉर्न मूवी देखने से हो सकता है, या वो किसी फीमेल के टच करने से हो सकता है, या वो इंटीमेट होने से हो सकता है, कोई भी चीज से सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है। तो उस स्टिमुलेशन से हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, हमारा ब्रेन बोलता है कि ये स्टिमुलेशन है, हमको भूख लगी तो हम खाना ऐसे ही नहीं खा सकते, देख के नहीं खा सकते। हमारा हाथ खाने तक जाएगा, खाना उठाएगा, मुंह में जाएगा, तो इट इज ऑल सिंक्रोनाइज प्रोसेस। तो वैसे ही जब भी मेल स्टिमुलेट होता है, कोई भी स्टिमुलेशन मे बी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, टच से, थॉट से, वॉचिंग से, इंटीमेसी से, स्टिमुलेशन होने के बाद में हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारी नसें होती हैं, हमारा जो लिंग है, लिंग में नसें होती हैं। तो जब स्टिमुलेशन होता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ब्रेन वो नसें खोल देता है। तो वो नसें खुलने की वजह से ब्लड फ्लो उसमें आ जाता है और ब्लड फ्लो वहीं ठहर जाता है। इनकमिंग बढ़ गई है, आउटगोइंग बंद हो गया है। तो क्या होगा, जितना भी ब्लड आ रहा है वो जाएगा कहाँ? इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होना चाहिए। लेकिन जब ब्लड आते जा रहा है लेकिन जा नहीं पाएगा, जाने का रास्ता बंद कर दिया किसने? ब्रेन ने। क्योंकि हमको सिग्नल मिला कि स्टिमुलेट होना है, हमको अपना लिंक खड़ा करने की या इरेक्ट करने की जरूरत है। इनकमिंग के चैनल बड़ा कर दिए और आउटगोइंग का रास्ता बंद कर दिया। तो स्टिमुलेशन की वजह से जब इरेक्शन हुआ तो दैट इज इरेक्शन। अब इरेक्शन क्यों होता है? इरेक्शन होता है टू हैव अ सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब आप मेल और फीमेल लिंग एक दूसरे से मिलते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन होता है मेल को और फीमेल को, उसके लिए हमारा लिंग इरेक्ट होता है और खड़ा होता है। लेकिन अगर ये सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है तो दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी कि इरेक्शन हो रहा है लेकिन जब वो इंटीमेट होता है, यानी कि जब वो फीमेल के लिंग के अंदर जाता है, तो या तो जा नहीं पा रहा है, जाने के पहले ही ढीला हो जा रहा है यानी लूज हो जा रहा है, या तो जा रहा है लेकिन विदाउट सेटिस्फाइंग द फीमेल वो लूज हो जा रहा है। तो ये दोनों ही चीजें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर आती हैं। या तो प्रॉपर इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि खड़ा नहीं हो पाना, पहली चीज। दूसरा, खड़ा हो रहा है लेकिन उतना टाइट नहीं हो पा रहा है कि फीमेल के लिंग के अंदर चला जाए। तीसरा, खड़ा भी हो रहा है, टाइट भी है, लेकिन फीमेल के लिंग के अंदर जाने के बाद भी इमीडिएटली डाउनफॉल हो जा रहा है या इमीडिएटली सॉफ्ट हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आप आसान शब्दों में कहूँ तो यही कह रहे हैं कि दिमाग के और लिंग के जो बीच में तालमेल है वो गड़बड़ाने से जाके ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन जरूरी होता है। नहीं, वो एक पहलू है। अच्छा। दूसरा चीज है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो किसी भी चीज से हो सकता है। जैसे फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है, अब फैक्ट्री से निकल के गई तो कहीं भी अगर सिस्टम में गड़बड़ हुआ, फैक्ट्री के बनावट में या ट्रांसपोर्ट में, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसा आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर जो तालमेल है दिमाग का और लिंग का, या वो रिफ्लेक्सेस का, या वो सेंसेशन का, या सेंसर्स का, वो गड़बड़ है। दूसरा, अगर आपका हार्मोनल ही डिसबैलेंस है, आपके हार्मोनल में ही कुछ ऐसी कमी है जिस वजह से लिंग इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो स्टिमुलेशन ही नहीं मिल रहा है, जैसे मोबाइल का सेंसर ही खराब हो गया है, तो आप कितने बार भी उंगली लगाएंगे तो फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं होगा। तो वैसे ही अगर या तो ब्रेन से ही सिग्नल नहीं आ रहा है, दूसरा आपके हार्मोनल लेवल्स ही इतने कम है कि वो इरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तीसरा कोई बीमारियां हैं आपको, जैसे शुगर हो गया
या प्रेशर हो गया या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो गई, उन बीमारियों में जो सेंसेशन होता है, जो नर्व्स होती हैं, जो सिग्नल कैरी करती हैं, जैसे मैंने आपको बोला, तो उनका डैमेज हो जाता है। और या तो फिर कुछ रेडिएशन मिला है आपको, पहले कोई कैंसर पेशेंट्स है जिसको वहाँ पे रेडिएशन हुआ है तो वहाँ की नर्व्स डैमेज हो गई हैं, ऐसा कुछ होता है, या तो आपका हार्मोनल बैलेंस डिसगड़बड़ है। बट ये सारी चीज़ें मिला के ऑलमोस्ट 10 to 15% ही होती है। बाकी 90% जो कॉज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वो है साइकोजेनिक, यानी कि आपका टेंशन है, आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, नई नई शादी हुई है, आपको अरे नहीं आज क्या होगा, आपको यू वांट टू, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बट वो आप सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप वो सोच रहे हैं कि अगर मेरा नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। सो दैट नेगेटिविटी, दैट स्ट्रेस, वो टेंशन आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड वही मेन कारण है आपका 85 to 90%। बाकी के जो कॉजेस मैंने बताए हैं जैसे सेंसर लॉस या हार्मोनल कम होना या बाकी चीजें, वो सारे सिर्फ 10 to 15% ही आते हैं। इसी से जुड़ा एक और विषय है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, इसके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताएंगे? प्री मेच्योर इजैकुलेशन, जैसे आप कोई भी चीज अगर सोचते हैं या देखते हैं तो आपको ये देखना है कि उसके नाम में ही उसका मीनिंग होता है। जैसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी मेच्योरिटी के पहले, प्री मेच्योर इजैकुलेशन माने शीघ्र पतन हो जाना। तो प्री मेच्योर यानी टाइम के पहले ही शीघ्र यानी जल्दी। तो मेच्योरिटी के पहले, जैसे बहुत लोगों के बाल सफेद हो गए 25 साल में, तो हम प्री मेच्योर ग्रेइंग बोलते हैं, यानी कि टाइम के पहले बाल सफेद हो जाना। तो वैसे ही प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी टाइम के पहले ही इजैकुलेट हो जाना या शीघ्र पतन हो जाना या अपना वीर्य बाहर निकल जाना। तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। कुछ स्टडीज ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका इजैकुलेशन 2 मिनट से कम होता है तो वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन है। कई स्टडीज ऐसा बोलती हैं कि अगर वो 1 मिनट से कम है तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन है। कई स्टडीज ऐसा भी बोलती हैं कि ना 2 मिनट ना 1 मिनट, डिपेंड करता है कि आप और आपका पार्टनर कितने सेटिस्फाइड हैं एक दूसरे से। अगर आपका पार्टनर प्रॉपरली सेटिस्फाइड है आपसे तो टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आपका हाफ एन मिनट में भी हो रहा है, यानी 30 सेकंड या 40 सेकंड या 45 सेकंड में भी हो रहा है, बट आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाई है, तो वो प्री मेच्योर इजैकुलेशन में नहीं आता। तो ये दोनों ही स्थितियां, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इन दोनों का क्या इलाज संभव है, और अगर है तो क्या क्या तरीके हैं इलाज के? सबसे पहले इलाज संभव होने के पहले कि कारण क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर हम जान पाएंगे कि क्या कारण है तो डेफिनेटली उस कारण को ट्रीट करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। पेड़ होता है, पेड़ की आपने एक टहनी तोड़ दी तो दूसरी उग जाएगी, दूसरी तोड़ दी फिर तीसरी आ जाएगी, तीसरी तोड़ दी तो चौथी आ जाएगी। जब तक वो पेड़ को हम जड़ से नहीं काटेंगे तब तक उस पर ब्रांचेस या टहनियां आती रहेंगी। वैसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो कारण है, किस वजह से प्रीमेच्योर हो रहा है या किस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, अगर आपको वो पता चलेगा तो आप उस कारण को ट्रीट करके ये बीमारी ट्रीट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, साइकोजेनिक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग। पेशेंट को जानना जरूरी है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इलाज से ठीक नहीं हो सकती। दूसरी, वो कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ वेरिएशन। जैसे बहुत लोगों को 6 उंगली है तो वो 6वीं उंगली कोई बीमारी नहीं है, वो वेरिएशन है। तो वैसे ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इट्स अ नॉर्मल वेरिएशन ऑफ आपका इरेक्शन। तो अगर लोग वो समझ पाएंगे तो डेफिनेटली उसका इलाज भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 90% ऑफ द कॉज जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ही साइकोजेनिक, जैसे आपका मेंटल प्रोसेस है, आपका टेंशन है, आपका स्ट्रेस है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी 2 टाइप के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होते हैं। एक होता है प्राइमरी, यानी वो इंसान जिसका इजैकुलेशन हमेशा से ही प्रीमेच्योर था, मतलब हमेशा से ही उसका इरेक्शन होने के बाद में तुरंत डाउनफॉल हो जा रहा था। दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी किसी कारणवश पहले ठीक था, उसका इजैकुलेशन नॉर्मल टाइम था, बट किसी कारणवश वो अब जल्दी हो रहा है और शीघ्र पतन हो रहा है। तो जो भी सेकेंडरी कॉजेस हैं वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम साइकोजेनिक या हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उनके लिए सबसे जरूरी होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको पेशेंट को बताना है कि क्या क्या टेक्निक्स यूज करना है, कैसे आपको डायरेक्टली आप सेक्स ना करके पहले आपको फोर प्ले में थोड़ा इंडल्ज होना है, थोड़ा आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है,
उनके साथ बातें करनी है, आपको चाहिए तो आप साथ में एक पॉर्न मूवी देखना है, थोड़ा सा स्टिमुलेशन देना है, वो सब करके अगर आप इम्प्रोवाइज कर पाएंगे तो दैट इज वेरी गुड। ये शीघ्र पतन के संदर्भ में हाँ, ना? शीघ्र पतन के संदर्भ में। वैसे इरेक्टाइल ये दोनों के ही संदर्भ में है। इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी मैंने आपको बोला कि ज्यादातर कारण है साइकोजेनिक थॉट प्रोसेस। तो उसमें अगर आप चेंज लाएंगे और आप पॉजिटिविटी थॉट प्रोसेस करेंगे तो ये भी काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। दूसरा है आपका लाइफस्टाइल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आजकल का लाइफस्टाइल आप देखेंगे कि आपको 24 घंटे में से 10 घंटा 12 घंटे काम करना है, एसी में बैठना है, खाना टाइम पे नहीं है, डाइट बराबर नहीं है, खाने में स्नैक्स खा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल इतना है, बॉस का टेंशन है, घर जाके भी चिक चिक हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो ये सारी चीजें मिला के एक साथ आपका वो मेंटल स्टेटस ऐसा बना देती हैं कि आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो अगर आप वो सारी चीजें कंट्रोल कर पाएं, अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकल पाएं, आप मॉर्निंग में 1/2 an hour to 45 minutes एक्सरसाइज करें और योगा करें या कुछ मेडिटेशन करें, अपने खाने में अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, अपने खाने में हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सेस ऑफ स्वीट, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम कीजिए, तो ये सारी चीजें विल आपको जरूर एक पॉजिटिव माइंडसेट देंगी और एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिससे आपको ये सारी चीजें हैंडल करना में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर इन सारी चीजों से भी नहीं होता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 to 15% कॉजेज है कि आपका हार्मोनल इशू है या आपका दूसरा कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसी वजह है जैसे आपको कोई डायबिटीज है, शुगर है या प्रेशर है या ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो हमको उस बीमारी का इलाज करना है रादर देन बाकी जो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे वो सब तो करना ही है। उसके साथ में जो एसोसिएटेड कारण है जिसके वजह से हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करना है। उससे भी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक नहीं होता है तो थोड़े मेडिसिन होते हैं। वो मेडिसिन मैंने जो आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ इरेक्शन कैसे होता है, वो जो वेसल हैं, जो नस होती हैं हमारे लिंग की, वो बढ़ गई हैं और आउटफ्लो बंद हो गया है, मतलब इनकमिंग जारी है और आउटफ्लो बंद है। तो वही सिस्टम हम मेडिसिन से या ड्रग से भी कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो डायलिटेशन कर देते हैं, डायलिटेशन यानी उन नसों को बड़ा कर देते हैं जिसमें ब्लड आता है, और जो बाकी नसें जो ब्लड ले जाती हैं उनको बंद कर देते हैं। तो जो सिस्टम हमारा सेंसर कर रहा था, ब्रेन के सिग्नल से हो रहा था, वो हम मेडिसिन से भी कर सकते हैं कि उन नस को बड़ा कर दें, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाए, हमारा इरेक्शन मेंटेन रहे और आउटफ्लो बंद हो जाए, ताकि ब्लड जो आया है पेनिस में और हमारे लिंग में वो लिंग तक ही सीमित रहे और इरेक्शन थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले। अगर आपने पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया फिर भी आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम है, आपने मेडिसिन ले ली उसके बाद भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम है, आपका उतना सख्त नहीं हो पा रहा है, या वजाइना में या फीमेल के लिंग में जाने के बाद सॉफ्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए फिर वैक्यूम पंप्स आते हैं। आप वैक्यूम पंप से थोड़ा सा पेनिस को लगा के एक सक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इरेक्शन ज्यादा देर तक रहता है। अगर वो होने के बाद में भी आपका नहीं हो पा रहा है तो थोड़े इंजेक्शंस होते हैं जो देके हम पेनिस को डायलेट कर सकते हैं और जो वेसल्स है वो बड़े कर सकते हैं। अगर उसके भी बाद नहीं हो पा रहा है तो लास्ट ट्रीटमेंट इज पिनाइल इम्प्लांट्स, मतलब हम नॉर्मल पेनिस की जगह पे कुछ इम्प्लांट्स ऐसे लगा सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे एंड उनको जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपको एक आर्टिफिशियल इरेक्शन मिलेगा। बट इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका आर्टिफिशियल इरेक्शन तो होगा लेकिन आपका सेंसेशंस विल बी ओरिजिनल। मतलब हम पेनिस के जो पार्ट होता है अंदर जो रॉड्स होती हैं उनको रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल रॉड्स लगा देते हैं जो आपके डिजायर्ड टाइम पे आपको जब चाहिए वो इरेक्ट होके आपको पूरा सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा आपने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, पर दोनों ही स्थितियों में हम देखेंगे कि लिंग उत्तेजना की ही समस्या है। तो इन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कोई कैसे अंतर कैसे करे? नहीं, लिंग उत्तेजना दो अलग अलग चीजें हैं। एक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन माने लिंग उत्तेजना नहीं हो रहा। मैंने आपको बोला कि पेनिस जो आपका लिंग है खड़ा हो रहा है बट उतना खड़ा नहीं हो पा रहा है कि या तो वो वजाइना यानी फीमेल के लिंग में जा सके और अगर जाके उसको सेटिस्फाई कर सके, ये इरेक्शन का प्रॉब्लम है यानी खड़ा ना होना। दूसरा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसमें आपका लिंग खड़ा हो रहा है, सेक्स भी हो रहा है, वजाइना के अंदर भी जा रहा है, लेकिन जाने के बाद तुरंत शीघ्र पतन हो रहा है। शीघ्र पतन हो जा रहा है, ये डिफरेंस है। तो इरेक्शन का ट्रीटमेंट एकदम अलग है और
प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का यानी शीघ्र पतन का ट्रीटमेंट अलग है। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो बाकी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, आप उनको कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये दोनों चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। बट डिफरेंस ये है कि वो शुरुआत में ही खड़ा नहीं हो पा रहा है, उतनी हार्डनेस नहीं आ पा रही है, जबकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हार्ड है, लेकिन अंदर जाने के बाद, फीमेल के लिंग में जाने के बाद वो तुरंत फिर आ जा रहा है। और ये मास्टरबेशन का क्या रोल होगा यहाँ पे? मास्टरबेशन का रोल एज सच बहुत बार ऐसा होता है कि मास्टरबेशन नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में जब मैरिज हो जाता है, शादी हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, मेरा शीघ्र पतन हो रहा है, या मेरा उतना खड़ा नहीं हो पा रहा है, मैं अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मास्टरबेशन और सेक्स में बहुत फर्क होता है। सेक्स और मास्टर ऐसा है कि जैसे समझो आप गाड़ी लेने गए, आपने गियर वाली गाड़ी ले ली, बट आप ऑटोमेटिक चला रहे थे पहले, या पहले गियर वाली चला रहे थे, ऑटोमेटिक अब आ गई है, तो दोनों में फर्क है। आप क्लच और ब्रेक एक साथ दबाएंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी तो डैश हो जाएगी, वहीं आपको यहाँ पे क्लच और एक्सेलरेटर एक साथ कुछ मैनेज करके दबाना पड़ेगा, क्लच और ब्रेक का कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही यही फर्क है मास्टरबेशन में और नॉर्मल सेक्स में। मास्टरबेशन जब भी करते हैं तो हम जो भी मास्टरबेशन करते हैं या हम हस्तमैथुन करते हैं, उसमें हम हाथ का यूज करते हैं, तो हाथ में और वजाइना के एटमॉस्फेयर में बहुत फर्क है। अगर हाथ हम आप देखेंगे तो बहुत हार्ड होता है, वैसे ही जब आप सेक्स करते हैं, फीमेल के जब लिंग में अंदर जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जब आप हस्तमैथुन कर रहे हैं तो आपके खुद के थॉट प्रोसेस है, आप कुछ सोच रहे हैं या आप कुछ पॉर्न देख रहे हैं, उसके बाद हस्तमैथुन कर रहे हैं। जबकि आप सेक्स कर रहे हैं तो आपका और फीमेल का दोनों का इमोशनल कनेक्ट है। आप सेक्स कुछ एज ए कार्यक्रम करना है ऐसा नहीं करना है, आपको वो इंजॉय करना है प्रोसेस। तो वो इंजॉय प्रोसेस तभी होगा जब आप दोनों का कनेक्ट होगा, आप दोनों को इमोशनली कनेक्ट होगा। थर्ड चीज, हस्तमैथुन में एकदम ड्राई है आपका हाथ, जबकि फीमेल वजाइना लिक्विड है, नॉर्मल सिक्रीशन जो होते हैं वो सिक्रेट करता है। तो जब हमारे पेनिस को, जो हमारा लिंग है, हम हस्तमैथुन कर रहे हैं तो उसको एक सख्त सरफेस की आदत है, एक ड्राई सरफेस की आदत है। अगर वही लिंग जब फीमेल के लिंग में जाएगा तो वो सॉफ्ट वजाइना, लिक्विड वजाइना प्लस वो जो एटमॉस्फेयर मिलेगा वो इससे एकदम अलग है। तो जब वो एक्सपीरियंस होगा तो धीरे धीरे ही वो प्रैक्टिस है। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी, आप हाईवे पे गाड़ी कितना भी चलाएंगे, लेकिन आप जब सिटी में आएंगे तो आपको क्लच पैड बैलेंस करके ही चलाना पड़ेगा। तो वैसे ये हस्तमैथुन और इसमें एकदम अलग फर्क है। तो जो लोगों को इनिशियली होता है कि पहले तो मैं हस्तमैथुन कर रहा था तो मुझे 3 मिनट लग रहे थे, बट अब मेरी शादी होने के बाद जब मैं कर रहा हूँ अपने वाइफ के साथ तो मैं तो 30 सेकंड में मेरा शीघ्र पतन हो जाता है। तो वो शीघ्र पतन नहीं है, वो प्रैक्टिस की कमी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से, टाइमिंग से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। आप नीरज चोपड़ा को बोलेंगे कि कल सुबह 8 के जेवलिन थ्रो कर लेना तो वो कर लेगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कल सुबह उठ के आप जेवलिन थ्रो कर लेना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक वो प्रैक्टिस नहीं होगी, वो सेंसेशंस का एक्सपोजर नहीं होगा, तब तक आपके ये सारी चीजें हम उसमें, मैं आपको वही बोल रहा था कि ये हम उस क्राइटेरिया में नहीं बैठा पाएंगे कि अगर 30 सेकंड हो रहा है तो प्रीमेच्योर हो गया है। आपके पार्टनर सेटिस्फाई हैं आपसे तो वो प्रीमेच्योर नहीं है। जैसा आप अभी कह रहे थे कि सेक्स को कार्यक्रम के जैसे तो नहीं करना है, पर कई जगह पर ऐसा होगा ना कि लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है कि इसे एक कार्यक्रम की तरह ही करते हैं। तो क्या हम चीजें ऐसा कर सकते हैं कि जिसके चलते सेक्स को पूरी तरह से एंजॉय किया जाए? वो तो ये पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि आपको अगर टाइम भी मिल रहा है तो आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको सेक्स करना है तो आपको फोर प्ले में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको डायरेक्ट, आप कुत्ते नहीं हो ना, आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। ये फर्क है जानवर और इंसान में। जानवर को इमोशंस नहीं होते हैं, मतलब उनको सेक्स करना है तो वो बस सेक्स कर लेते हैं। हम वैसे नहीं है। हमारा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि एक इमोशनल कनेक्ट होना जरूरी है।
आपका और वाइफ का या गर्लफ्रेंड का? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूँ, सॉरी आपको टोकने के लिए, बट मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं ऐसे प्रेशर आता है ना फैमिली से कि बच्चा चाहिए, तो उस समय मतलब ऐसी स्थिति होती है। तो हाँ, ये मतलब मैं वही बोल रहा था कि इंडियन सोसाइटी का प्रेशर, हाँ, वो फैमिली का प्रेशर, वो रिलेटिव्स का प्रेशर कि बच्चा चाहिए, तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस भी एक फैक्टर है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। आप स्ट्रेस में अगर करेंगे तो हम जो बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी, हम इसको बोलते हैं कि आपने बच्चे को पहली बार स्टेज पे उतार दिया और आप उसको बोलोगे कि एक रोल मॉडल आपको प्ले करना है, तो बच्चा डर जाएगा, बच्चा सहम जाएगा। उसको आप बोलो कि आपको जो करना है आप करो, बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यही चीज है, आप अगर प्रेशर में आप सेक्स करेंगे बच्चे के लिए, तो डेफिनेट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चा नहीं होगा, बच्चा होगा, बट आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरा, आपका पार्टनर एंजॉय नहीं कर पाएगा। तीसरा, जो बाय प्रोडक्ट है उसका, बच्चा इज ए बाय प्रोडक्ट, है ना। आप गन्ने का जूस पीते होंगे, तो गन्ने को जब हम मशीन में डालते हैं तो जूस निकल जाता है, और जो कचरा बचता है उसको भी हम यूज कर लेते हैं। उससे हम पेपर्स बनाते हैं, हम बुक्स बनाते हैं, हम बैग्स बनाते हैं। बट हम वो बैग्स बनाने के लिए वो गन्ना तो नहीं यूज कर रहे हैं। हमारा मकसद है जूस लेना। तो आप सेक्स एंजॉय कीजिए, बच्चा बाय प्रोडक्ट है, बच्चा तो अपने आप आएगा। व्हेन यू आर एंजॉयिंग द सेक्स, बच्चा अपने आप आ जाएगा। तो बट इफ यू डू अंडर स्ट्रेस, तो आपका परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होगा, आपका स्पर्म का क्वालिटी भी इफेक्ट होगा, आपका मोबिलिटी भी इफेक्ट होगा। स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो वीर्य निकलने के बाद जो स्पर्म की ताकत है ओवम तक जाने की और फर्टिलाइज करने की, वो भी इफेक्ट होती है स्ट्रेस से। अब एक और विषय को मैं विस्तार से जानना चाहूंगी, जो पुरुषों की इनफर्टिलिटी होती है, जिसे अक्सर बोलचाल की भाषा में हम मर्दाना कमजोरी कहते हैं। ये किन कारणों के चलते होता है? मेल इनफर्टिलिटी मतलब कैसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी विषय जानने के पहले, इनफर्टिलिटी के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फर्टिलिटी क्या है। फर्टिलिटी यानी स्पर्म आया, वीर्य आया, फीमेल का ओवम आया, दोनों मिले और बच्चा हुआ, यह है फर्टिलिटी। अब अगर ये नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा इनफर्टिलिटी। नाम में ही सब कुछ होता है। तो मेल इनफर्टिलिटी यानी इनफर्टिलिटी जिसका कारण कोई मेल है, दैट इज मेल इनफर्टिलिटी। नॉर्मली हर 6 में से एक लोगों को इनफर्टिलिटी का इश्यूज आता है। एवरी 6 कपल में से एक कपल में से, जैसे 6 कपल हैं तो 6 कपल में से एक कपल को इनफर्टिलिटी का इशू आता है। और उस एक में से अराउंड 30 to 40% चांस है कि मेल का प्रॉब्लम हो, 60 to 70% चांस है कि फीमेल का प्रॉब्लम हो। तो मेल इनफर्टिलिटी के कारण वो है कि प्रक्रिया ये है कि सीमेन आया, स्पर्म आया, जाके ओवम को मिल गया और फर्टिलिटी हो गया। तो अब सीमेन बनने से, वीर्य बनने से जाने तक किसी भी रास्ते में, किसी भी तरह से अगर ब्लॉक हो रहा है तो वो मेल इनफर्टिलिटी का कारण है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्ट्री में कुछ सामान बन रहा है और आपको मार्केट तक पहुंचाना है। तो रॉ मटेरियल से लेके, फैक्ट्री की मशीन से लेके, आपके ट्रांसपोर्ट से लेके, आपके मार्केटिंग से लेके, आपके रिटेलर से लेके, आपके होलसेलर से लेके, सबको सिंक्रोनाइज या सबको तालमेल में ही चलना पड़ेगा। तो वैसे उनमें से कहीं भी गड़बड़ हुआ तो आपका मार्केट में माल पहुंच नहीं पाएगा। तो वैसे ही इस माल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, इसका मार्केट है आपका फीमेल का लिंग, जहां पे ओवम रुका हुआ है, उसका इंतजार कर रहा है। वो ओवम गाना गा रहा है कि तुम कब आओगे। तो जब वो पहुंचेंगे तो पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ते में अगर फैक्ट्री में ही गड़बड़ है, जैसे कि हमारी फैक्ट्री है, मेल्स की जो फैक्ट्री होती है स्पर्म बनाने की, वीर्य बनाने की, वो टेस्टिस, जिसको हम बीज बोलते हैं। वहां पे टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन के एक्टिविटी से या हार्मोनल के हेल्प से वीर्य पदार्थ होता है, प्रोड्यूस होता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन ही गड़बड़ है, टेस्टोस्टेरोन ही आपका लो लेवल है कि जिस वजह से आपका वीर्य तैयार ही नहीं हो रहा, तो वो एक कारण हो गया। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है बट टेस्टिस ही छोटा है, फैक्ट्री में मशीन ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो टेस्टिस छोटा है तो फिर एक गड़बड़ हो गई, फिर वीर्य तैयार नहीं हुआ। उसके बाद ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल है, टेस्टिस भी नॉर्मल है, लेकिन जो एक्शन हो रहा है वहां पे, बन गया, वीर्य बन गया, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा, रास्ता गड़बड़ है। जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है, हमारा जो
बीज से लेके पेनिस तक यानी लिंग तक जो रास्ता है, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी ट्रैक्ट, वहां कुछ गड़बड़ हो गया, वो ब्लॉक हो गया है किसी कारण से, या कुछ इन्फेक्शन हो गया है वहां पे, या उसका स्टेनोसिस यानी रास्ता छोटा हो गया है, वो हो गया। दूसरा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल है, फैक्ट्री भी नॉर्मल है, मशीन भी नॉर्मल है, वीर्य भी बन गया, रास्ता भी ठीक है, बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी मोटिलिटी नहीं है। जब भी वीर्य निकलता है तो वीर्य तो वजाइना के या फीमेल लिंग के बाहरी पार्ट पे निकलता है, लेकिन ओवम तो अंदर बैठा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ है, तो वहां तक जाना तो पड़ेगा। वीर्य को आपने पहुंचा दिया फीमेल के वजाइना तक, बट वजाइना में ट्रैवल करते करते ओवम तक पहुंचने की जवाबदारी तो उसकी है, तो वो मोटिलिटी नहीं है उसमें। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई जा नहीं पा रहा, उसके भी कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन कारण होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील यानी जो हमारे बीज होते हैं, बीज के ऊपर की जो नस होती है, वो नस का फूल जाना या नस का मोटा हो जाना। हमारे जो बीज होते हैं वो बॉडी से बाहर इसीलिए होते हैं क्योंकि जो वीर्य को टेम्परेचर चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि हम फ्रीजर में आइसक्रीम रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आइसक्रीम को पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ठंडा रहने के लिए। तो वैसे ही जो हमारे बीज हैं, बीज में जो पदार्थ तैयार हो रहा है, जो हमारा वीर्य तैयार हो रहा है, उसके लिए नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इस वजह से हमारे बीज और गोटे बॉडी के बाहर होते हैं। तो अगर ऊपर की नस फूल गई है तो नसों में तो खून है, खून तो गर्म होता है, तो वो खून गर्म होने की वजह से वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो प्रोडक्शन है, जैसे आइसक्रीम आपने बाहर रख दी तो मेल्ट हो जाएगी, तो वैसे ही जो प्रोडक्शन है, वीर्य पदार्थ हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो गई। उसकी जो मोबिलिटी है, जो भागने की उसकी शक्ति थी, फीमेल वजाइना में जाके, फीमेल लिंग में जाके भाग के ओवम तक पहुंच के फर्टिलाइज करने की, वो खत्म हो जाती है या वो कम हो जाती है। वो एक प्रॉब्लम हो गया। अब ठीक है, हमारा टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, सपोज वीर्य भी नॉर्मल है, फैक्ट्री यानी टेस्टिस भी नॉर्मल है, रास्ता यानी वास डिफरेंस एपिडाइमिस भी नॉर्मल है, वहां से मोबिलिटी भी नॉर्मल हो गई है, लेकिन स्पर्म के ऊपर ही कुछ ऐसी कोटिंग आ गई है कि वो ओवम को जाके मीट ही नहीं कर पा रहा। जो एंटीबॉडीज हम बोलते हैं, एंटीबॉडीज ही, या अपने ऐसी कुछ एंटीबॉडी हैं जो आपके वीर्य को खुद ही मार दे रही है। तो ये सारे कारण हैं, ये सब कारण हो गए फैक्ट्री से लेके डिटेल तक पहुंचने के। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन ही कम है आपका, तो कुछ भी कर लीजिए आप, नहीं। उसके बाद अगर आपका कुछ कैंसर है, कैंसर के लिए कुछ आपने रेडिएशन लिया है वहां पे, उस वजह से नस सारी सिकुड़ गई है, रास्ता ब्लॉक हो गया है, या और कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया है, या आपका कंटिन्यू प्रेशर है, शुगर है, जिस वजह से नस का कुछ डैमेज हो गया है और वीर्य की क्वालिटी अफेक्ट हो गई है। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से वीर्य ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा और फर्टिलिटी नहीं कर पा रहा। तो मेल इनफर्टिलिटी यानी वही वीर्य का ना पहुंचना। तो कहीं भी ब्लॉक हो, प्रोडक्शन से लेके रिटेलर तक, तो ये तकलीफ आ सकती है। तो क्या मेल इनफर्टिलिटी का इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि कॉज है, मैंने आपको बोला, जब तक हमको कारण पता नहीं चलेगा तब तक इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कारण पता है, आपको ये बात पता है कि भाई इसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल गड़बड़ है, तो हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दे सकते हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ जाए, और नॉर्मल होने के बाद में आपका वीर्य प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। हम शुरू से ही शुरुआत करते हैं। जैसे पहला कारण था टेस्टोस्टेरोन हार्मोनली गड़बड़ है, तो आपने हार्मोनल दे दिया, ठीक हो गया। अब आई मशीन की बारी, आपका टेस्टिस ही गड़बड़ है, सपोज टेस्टिस ही छोटा है या सुगड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। आपका स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन वो टेस्टिस छोटे की वजह से आपका प्रॉपर एडुकेट नहीं बन पा रहा, तो हम बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता बाईपास करके डायरेक्ट टेस्टिस से स्पर्म्स ले सकते हैं। जो टेसा होता है यानी TESA, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, टेस्टिस छोटा है या वीर्य आपका बहुत कम बन रहा है, तो डायरेक्ट हम टेस्टिस से स्पर्म सीधा ले सकते हैं। उसके बाद एपिडाइमल एस्पिरेशन यानी पेसा होता है, जो परक्यूटेनियस एपिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, यानी जो फैक्ट्री है, वीर्य बन गया टेस्टिस में, वहां जाके एक गोडाउन में रखा हुआ है, तो उस गोडाउन से डायरेक्टली हम उठा सकते हैं अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे ही अलग अलग टेक्निक से हम फैक्ट्री को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब रास्ते का कुछ ब्लॉक है, तो रास्ते का ब्लॉक भी सर्जिकली ठीक कर सकते हैं, या तो रास्ते से ना जाके हम डायरेक्ट टेस्टिस या एपिडाइमिस जो कि फैक्ट्री है वहां से ही स्पर्म ले सकते हैं। उसके बाद आया मोबिलिटी का फैक्टर। जैसे मैंने आपको बोला था, मोबिलिटी यानी जो
स्पर्म की क्वालिटी है या स्पर्म की भागने की क्षमता है, दौड़ने की क्षमता है, उसका मेन कारण जो अफेक्ट होता है जो है वेरिकोसील। तो वेरिकोसील अगर इनिशियल ग्रेड से तो कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और कुछ मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, बट अगर वो बहुत ज्यादा नस फूल गई है तो एक छोटे से सर्जरी से हम वो नस को टाई कर देते हैं, तो टेम्परेचर फिर से लो हो जाता है, यानी उतना बढ़ा हुआ टेम्परेचर बढ़े हुए खून की वजह से नहीं होता है, और वीर जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी है ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है, एंड वो आगे जाके फाइट करता है या आगे जाके भागता है और जाके ओवम में मिलके फर्टिलिटी कर देता है। तो इट इज 100% क्यूरेबल। अगर नहीं भी होता है, अगर फीमेल का भी कुछ फैक्टर्स है, तो हमारे पास बहुत सारे आधुनिक तकनीक भी हैं, जैसे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो यानी बाहर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, फर्टिलाइजेशन मैंने स्पर्म और ओवम का मिलना। तो अगर बॉडी के बाहर हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, वो हम ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद होता है IUI, यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वीर का कुछ भी इसमें से प्रॉब्लम है, जिस वजह से वीर सीमेन तक, वजाइना तक जा ही नहीं पा रहा है। सीमेन निकल रहा है, वीर निकल रहा है, लेकिन फीमेल लिंग तक जाके भी अंदर नहीं जा पा रहा, या फीमेल लिंग तक ही नहीं आ पा रहा, या वीर का पदार्थ बहुत ही कम है, जितना होना चाहिए, जैसे 100 लोग होने चाहिए तो 100 की जगह सिर्फ एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट टेस्टिस से या फैक्ट्री से जो एपिडर्मिस है वहां से स्पर्म को लेके इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन माने यूट्रस के अंदर, इंसेमिनेशन मतलब डालना। तो वीर्य लेके आप खुद एज अ डॉक्टर स्पर्म वीर्य को अंदर छोड़िए और उसको वहां तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाइए। तो दैट इज IUI। उसके बाद अगर स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही खराब है, या एक दो स्पर्म मिल रहा है, या और कम स्पर्म मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप, या ओवम में भी कुछ गड़बड़ है, तो हम डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, जिसको ICSI बोलते हैं। यानी कि हम वीर्य और ओवम को माइक्रोस्कोपिकली ज्वाइन करके उससे आगे का बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। माने कि इलाज के काफी सारे संभावनाएं हैं। डिपेंड कि आपका कारण क्या है, कॉज क्या है। एक बार आपको कारण पता चल गया कि गड़बड़ कहाँ है, तो उस गड़बड़ के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होगा वो हम दे सकते हैं। अंत में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगरतला के ILS हॉस्पिटल में यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कौन सी फैसिलिटीज उपलब्ध है? अगरतला के ILS हॉस्पिटल में यूरोलॉजिकल आप बात करेंगे तो यूरोलॉजिकल में तो बहुत वाइड रेंज आता है, जिसमें स्टोन्स, प्रोस्टेट, ट्यूमर, कैंसर्स, यूरिन का प्रॉब्लम, पेशाब के रास्ते का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये सारे ही आते हैं। बहुत बड़ा ब्रांच है, और सारे तरह के एडवांस ट्रीटमेंट जो कि अगरतला में और कहीं नहीं होते हैं, वो ILS में होते हैं। दूसरा चीज जो एंड्रोलॉजी, मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, तो ये सारी चीजें यूरोलॉजिकल जो किडनी से रिलेटेड और पेशाब के लिंक तक जो पूरा सिस्टम है, उसकी कोई भी बीमारी है तो यूरोलॉजी के अंदर आ गई। दूसरा एंड्रोलॉजी, यानी कि जो मेल इनफर्टिलिटी है, या आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कशन किए हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जो कि शीघ्रपतन या प्रॉपर खड़ा ना हो पाना है, या बच्चा ना होना, बच्चा, वो सारा ट्रीटमेंट भी ILS अगरतला में अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे परिचर्चा का विषय ही ये रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि हम ऐसे विषयों को चुनें जिस पर अक्सर लोग बात करने से झिझकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। धन्यवाद।